संसाधन, अपने संसाधन में मानव संसाधन भी आ गया, मतलब यूथ आ गया जो काम करने वाले हैं, वहां का एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या है वो आ गया, वहां के मिनरल्स क्या है, वहां का सर्विस सेक्टर क्या है, वहां जो हम शिल्पकार बंधु कहते हैं, जो अभी जो नई योजना आई है ना विश्वकर्मा योजना, तो उस तरह के शिल्प आधारित काम करने वाले कौन है, जरा हम अपने डिस्ट्रिक्ट का सोचिए। अपने संसाधन, अपनी पूंजी, भाई बैंकिंग सेक्टर तो अभी खड़ा हुआ ना, उसके पहले क्या था हमारे यहाँ, बिजनेस तो होता था। अभी भोजन के पहले लिंगा मूर्ति जी बता रहे थे टेम्पल आधारित व्यवस्था, मंदिर की पूंजी, मंदिर में पैसा था, मतलब समाज में बढ़ता था। अपने संसाधन, अपनी पूंजी, मतलब अपना वेल्थ, उस डिस्ट्रिक्ट का वेल्थ। अभी क्या होता है, अभी हम बैंकों को देते हैं ना, बैंक में डिपॉजिट करते हैं, बैंक भी तो उसको एडवांस के रूप में देता है, बैंक तो बिजनेस कर रहा है ना। पहले भी ये होता था हमारे, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, साहूकार पद्धति, जिसको इस बैंकिंग सिस्टम जो भी हुआ, आज भी बहुत जगह होता है वो। अपने संसाधन, अपनी पूंजी, अपना उत्पादन, अपना बाजार और अपना रोजगार, 5 स्टेप। अभी जैसे बैंक का मैंने बात किया, तो बैंक को कहा है कि मिनिमम 60% सीडी रेशो होना चाहिए। 60% मतलब एक डिस्ट्रिक्ट से अगर आप 100 रुपए आपके यहाँ डिपॉजिट होते हैं तो 60 रुपीज उस डिस्ट्रिक्ट में देना है आपका एज एडवांस। तो डिस्ट्रिक्ट नहीं हुआ तो उन्होंने प्रदेश ले लिया। अब आप देखिए, गुजरात का सीडी रेशो है 400%, 400%, महाराष्ट्र का समथिंग 400-300%, और बिहार उत्तर प्रदेश का 40 to 50%। क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहे हैं तो बिहार उत्तर प्रदेश अदर स्टेट्स में, और एडवांस का दिया जा रहा है, क्योंकि वहां तो 400% मींस क्या, दूसरे स्टेट का पैसा जा रहा है ना। जब ये पैसा डिस्ट्रिक्ट का डिपॉजिट डिस्ट्रिक्ट में एडवांस मिलेगा तो प्रॉस्पेरिटी आएगी। तो ये सीडी रेशो, ये अभियान में ही अंग है, क्योंकि डायग्नोस सही होगा तो इलाज सही होगा। अभी आप लोगों ने आपके दोनों प्रांत की जीएसटी का क्या रेशो है, तेलंगाना और आंध्र से हम देख रहे हैं भारत सरकार हर महीने का देती है ना 1 तारीख को, आज ही आया हुआ 1 अक्टूबर को सितंबर का जीएसटी का फिगर आया है 1,60,000 करोड़, 1,65,000, नियर अबाउट ऐसे ही चल रहा है पूरे देश का। उसको देखिए ना अपने अपने प्रांत का। आंध्र प्रदेश का पिछले क्वार्टर का अप्रैल मई जून का था 7,653, 7,653 करोड़ आंध्र प्रदेश में। आपके प्रदेश में 7,653 करोड़ 3 महीने में दिया, रफली 2,500 करोड़ पर मंथ। और तेलंगाना का है रफली 4,500 करोड़, 4,500। अब ये पैसा आपके यहाँ से जीएसटी जाता है, अब वापस क्या आता है, ठीक है, सेंट्रल का रेशो है आ रहा है हमारे यहाँ सीजीएसटी के अंतर्गत। अब उस रेशो में डिस्ट्रिक्ट का क्या पोजीशन है, उस डिस्ट्रिक्ट को उसके रेशो में मिल रहा है क्या वो पैसा, क्योंकि घर में भी, घर की हम इकोनॉमी जब निकालते हैं तो पैसे से ही तो है ना सारा। हमारे घर में कितनी आवक है उस हिसाब से हम खर्चा करते हैं। वैसे ही इकोनॉमी मॉडल डिस्ट्रिक्ट का, डिस्ट्रिक्ट में क्या डिपॉजिट है, क्या टैक्सेशन है, ये सब हम लोगों का काम है। क्योंकि जिला रोजगार सृजन केंद्र तेलंगाना में कितने हैं, अभी खुले ना। तेलंगाना अपना समन्वय कौन है तेलंगाना से, यहाँ आप आगे आइए ना। और आंध्र के समन्वयक हमारे
हाँ सुबह थे ना श्रीनिवास, अभी आइए तो प्लीज। क्योंकि लिंगमूर्ति से तो बात होती है, वो क्षेत्र के समन्वयक हैं, आप आंध्र और आप तेलंगाना, तो कितने रोजगार सृजन केंद्र अपने? मेरे पास तो 9 मतलब लगभग 33 डिस्ट्रिक्ट हैं हमारी, 33 है। 9 में हमारा रोजगार सृजन केंद्र है, और आंध्र में 7 डिस्ट्रिक्ट। 7 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, पूरे देश में करीब हर जिले में ये खुलना है, 500 के करीब पूरे देश में खुले आउट ऑफ 750 डिस्ट्रिक्ट। नेशनल थोड़ी कमजोर है क्योंकि कुछ डिस्ट्रिक्ट बाद में भी नए बने हैं। आंध्र में 10 डिस्ट्रिक्ट के शायद 33 हुए। 26 तो डिस्ट्रिक्ट का जो जिला रोजगार सृजन केंद्र है हमारा, उसकी भी पूरी इस अभियान के अंतर्गत 11 की टीम रहेगी। 11 की टीम बनी भी होगी, पूर्णकालिक भी रहेगा, एक पूरा केंद्र प्रमुख रहेगा, संरक्षक रहेगा, मार्गदर्शक रहेंगे, 7-8 लोगों की युवाओं की टोली रहेगी। ये तो प्रक्रिया चल रही है पूरे देश में, कई प्रांतों में अच्छी पोजीशन में है। तो विकेंद्रीकरण के अंतर्गत जिला रोजगार सृजन केंद्र का एक सुदृढ़ होना, उसका व्यवस्थित होना, उसका पूरा है, लिखित भी है, तो आपके पास आया भी है और अलग से भी बैठ सकते। विकेंद्रीकरण के बाद आता है उद्यमिता, दूसरा। अब आज की डेट में भारत में युवाओं की संख्या कितनी है? अगर हम देखें तो 15 से 29 वर्ष तक की करीब 37 करोड़ है, और ये स्थिति अगले 20 वर्ष तक रहने वाली है। मतलब भारत युवा देश रहने वाला है और सबको नौकरी मिलने वाली नहीं है, इसलिए उद्यमिता की तरफ जाना है। और उद्यमिता में सर्विस इंडस्ट्री भी है, डिसेंट्रलाइज्ड वे में उत्पादन भी है, और उस जिला रोजगार सृजन केंद्र को ये भी जानकारी रखनी है कि हमारे यहाँ सरकार, प्रदेश सरकार हो सकती है, केंद्र सरकार होगी, तो उद्यमिता को लेकर क्या क्या स्कीम्स हैं। लेटेस्ट स्कीम अभी आई विश्वकर्मा योजना। अब 18 तरह के, मतलब वो बहुत ग्रास रूट पर काम करने वाली पूरी स्कीम है। लोहार है, चमकार है, कारपेंटर है, प्लम्बर, ये सारा कुछ उसमें आया हुआ है। आज प्लम्बिंग इंडस्ट्री में इतना स्कोप है कि एक घर में हम किसी को प्लम्बर को बुलाते हैं, एक नल की टोटी टाइट आउट करने का 300-400 रुपए लेता है, और लोग मिलते नहीं है, कल आएंगे परसों आएंगे, 1000 रुपए। बताऊं मैं भोपाल की बता रहा हूँ, बड़ा सस्ता है। तो प्लम्बिंग में कारपेंटर है, प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, ड्राइवर है, एसी रिपेयरिंग। अब एसी का हर घर में 2-3 एसी लगे हुए हैं, यहाँ भी देखिए पूरा मेरे कंपनी साथ, और रिपेयरिंग के लिए अदर कम्युनिटी के लोग एक्सपर्ट हो रहे हैं, हमारे घरों के अंदर आते हैं। तो ये जिला रोजगार सृजन केंद्र पर हमको ये प्रशिक्षण के काम भी करने पड़े। हमारे लोग एजेंसी वर्क हमारे लोगों के पास है, उनसे बातचीत करके इंडस्ट्री में लगो तो भारतीय इंडस्ट्री एरिया में वहां इस तरह के लोग काम कर रहे हैं। हमने युवाओं के बैच बनाए कॉलेज और स्कूल्स में, और ड्रॉप आउट काफी है, और ये छोटे छोटे प्रशिक्षण दिए। अभी दिल्ली में ये शुरू हुआ है, 10वीं क्लास के ड्रॉप आउट बच्चों का एक प्रशिक्षण मंच लगाया एसी का, और इस साल एक बच्चे ने 50-50 हजार रुपए पर मंथ कमाए। तो उद्यमिता में ये सारे काम है। शिक्षण के साथ साथ फिर उत्पादन में जाना है तो पीएमईजीपी, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम, फ्लेक्स एक स्कीम है इस समय। डीआईसी डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर भी चला रहा है वो,
केवीआईसी भी चला रहा है और खादी बोर्ड जो स्टेट का होगा वो भी चला रहा है। 3 एजेंसियां उसको इम्प्लीमेंट कर रही हैं। गवर्नमेंट की सब्सिडीज भी है, 35% की, और शायद वीमेंस एंड अदर कास्ट के लिए शायद 35%, 50 लाख तक का प्रोजेक्ट लग सकता है। मैं भी जालंधर पंजाब में था, भाई जितेंद्र, मेरी नामवासी थे जितेंद्र, उन्होंने मधुमक्खी का शहद के लिए तो डब्बे रखे जाते हैं, आज 11 करोड़ का बिजनेस है उनका। मजाक में शुरू किया, 11 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं। और पहाड़ों का शहद तो वो महंगा भी बिकता है, और शहद के बाद उसका बाय प्रोडक्ट जो वो वैक्स आता है वो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में जा रहा है, वो एक्सपोर्ट हो रहा है। फिर हमारे यहाँ एग्रीकल्चर की स्कीम है, आफ्टर कोरोना जो ट्रेडिशनल फसल है हमारी एग्री प्रोड्यूसर, उसके अलावा हम 140 टाइप्स के हर्ब्स लगती हैं, अश्वगंधा है, ये अलग अलग मेडिसिनल प्लांट जिसको कहते हैं। आपने साउथ का चेन्नई में CSIR है, वो ये पूरा टेक्नोलॉजी, और अपने वर्कशॉप में ही थे वहाँ हमारे वहाँ के डायरेक्टर, हमारे वहाँ के समन्वय के साउथ के मूर्ति जी जानते हो हमें, क्या है उनका नाम, क्षेत्र समन्वय साउथ वाले, नहीं दक्षिण से सत्यनारायण, वो आए थे उनके साथ। तो इस तरह का ये इंफेक्शन हमको करने पड़ेंगे। तो मेडिसिनल प्लांट का क्या वैल्यू है, रोधानी की है, फूल आधारित खेती में भी अच्छा वैल्यू एडिशन है, क्योंकि आज रोजगार सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर में है। उसके बाद MSME जिसको पूरा MSME में सब आ गए, इंडस्ट्री भी आ गई, सर्विस भी आ गई, और हमारा ट्रेडिंग भी आ गई, जिसको खुदरा व्यापार कहते हैं, और फिर सहकार का स्कीम्स काफी है। नाबार्ड की है, नाबार्ड का नाम तो सुना है ना। फिर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद। उसके बाद उसमें एक ऐड हुआ, एक स्टेशन 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट। एक स्टेशन के अंदर आपने देखा होगा ना, वो केवल लघु उद्योग भारती के कारण वो योजना, डूंगरपुर और राजस्थान के उदयपुर में कुछ लोग प्रोडक्ट बनाते थे, चप्पल और जूतियां वहां के। वैसे ही अश्विनी जी रेलवे मिनिस्टर वहीं से हैं, तो उनसे बात हो रही थी कि ये प्रोडक्ट और ये रेलवे स्टेशन है, एक आप काउंटर यहाँ बना दीजिए तो यहाँ चल सकता है। तो उनको अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि अरे एक जगह क्या है, ये तो इस स्कीम को तो हम पूरे देश में कर सकते हैं। अभी वो दिल्ली में मिले थे, बता रहे थे 800 स्टेशंस पर 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट के स्टॉल्स खुल चुके हैं। अच्छा रिस्पॉन्स है। तो ये सब आपका जो जिला रोजगार सृजन केंद्र है, इस अभियान के अंतर्गत, उसके अंतर्गत हमको काम करके अपने जिले की मैपिंग, उसमें सारा कुछ आ गया। हम ये भूल जाए उस समय वो जिला हमारी भारत माता है। अगर हम वारंगल डिस्ट्रिक्ट से जो भी डिस्ट्रिक्ट से, उस डिस्ट्रिक्ट की फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपकी टीम के साथ जो हमारा कोर है, एक मैपिंग करनी पड़ेगी। आपकी जो प्रांत समन्वय की टीम है, आपके उसमें अन्य संगठन का भी समावेश है, क्योंकि इस अभियान को केवल स्वदेशी जागरण मंच तो उसकी ड्राइविंग सीट पर है। इस अभियान में तो ये 2 साल पहले शुरू हुआ, ये अक्टूबर महीना था। एक बेसिक बैठक दिल्ली में भी 6 संगठन जो हमारे संघ क्षेत्र के आर्थिक समूह के हैं, लघु उद्योग भारती, स्वदेशी जागरण मंच, भारतीय किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ, सहकार भारती और ग्राम पंचायत। युवा देश में जाना है, इसलिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तो बीजेपी संघ के कुछ पदाधिकारी, और उसमें से ये अभियान की थीम निकली। फिर विधिवत 12 जनवरी 2022 को विवेकानंद जयंती को शुरू हुआ, लेकिन आज 8 संगठन से अपने विचार प्रवाह के ही 20 संगठन हो गए। विश्व हिंदू परिषद, सहकार भारती, वनवासी कल्याण आश्रम, भारतीय शिक्षण मंडल, विद्या भारती, सक्षम भी आदि, तो से 20 संगठन। फिर पूरे, क्योंकि ये हमारा पारिवारिक विचार नहीं, देश की समस्या है, इसलिए 12 अन्य संगठन, जो कॉर्पोरेशन आपके साउथ के सीधा मेमू जी, फिर गायत्री परिवार, IID उत्तर प्रदेश से,
ऐसे अन्य संगठन 5 मिनट में कंक्लूड करूंगा क्योंकि अभियान का विषय बड़ा है। तो विकेंद्रीकरण, उद्यमिता, सहकारिता और स्वदेशी। सहकारिता के काफी उदाहरण हैं, अमूल सबसे बड़ा है। तो सहकारिता की ओर से हम किस तरह से काम कर सकते हैं, तो वो स्वदेशी के बारे में कहने की जरूरत नहीं है, जो भी हम अपने सोच से करेंगे। और उसका एक ही सबसे बड़ा उदाहरण है बाबा रामदेव वाला, जो आपने अच्छी तरह से सुना होगा, देखा होगा। लेकिन बाबा रामदेव तो वहां है, हमारे अपने डिस्ट्रिक्ट्स में कौन से बाबा हो सकते हैं, कौन क्या कर सकता है, वो आपको पहले देखिए। क्योंकि जितना लोकल प्रोडक्शन होगा, जितना लोकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उतना पैकिंग बचेगा, उतना ट्रांसपोर्टेशन बचेगा, तो पर्यावरण बचेगा। इसलिए ये 4 काम करने हैं, तो हम सबको 3 काम और करने हैं इसके साथ। जहां भी उद्यमिता को लेकर कोई भी काम चल रहा है, उसको और प्रोत्साहन देना। जो भी कुछ स्वरोजगार को लेकर कुछ काम कर रहा है, उसको और बढ़ावा देना। फिर दूसरा है इसमें जन रोजगार सृजन केंद्र को व्यवस्थित करना। और तीसरा जनजागरण। और जनजागरण के तहत इस समय उद्यमिता प्रोत्साहन सम्मेलन पिछले वर्ष भी हुए थे, 15 जुलाई से 21 अगस्त तक। इस साल भी 21 अगस्त से शुरू हुए, तो तेलंगाना और यहाँ भी शुरू हुए होंगे। तो मुझे लगता है संख्या अच्छी संख्या हुई होगी यहाँ कुछ कार्यक्रमों की। उद्यमिता प्रोत्साहन सम्मेलन में 3 बेसिक काम करने हैं। युवाओं के बीच में इस कार्यक्रम को करना है, तो मतलब कभी +2 के विद्यालय में या कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में युवाओं के बच्चों के बीच में बात करनी है। वहां किसी सक्सेसफुल इंडस्ट्री वाले को, जिसने जो स्वरोजगार करना है, आपको लोकल इंडस्ट्री को लेकर आना है, उनकी सक्सेस स्टोरी वहां सामने आए, उनका सम्मान हो, और वहीं का गवर्नमेंट स्कीम को बताने वाला कोई व्यक्ति। इस तरह से ये सम्मेलन पूरे देश में चल रहे हैं। अभी करीब 3500 के करीब ये सम्मेलन पूरे देश में हुए। अभी ये 14 अक्टूबर तक होने वाले हैं। अभी विद्या भारती अपने सारे स्कूल्स में, क्योंकि उनका 25 सितंबर से 2 अक्टूबर स्वदेशी सप्ताह होता है, तो इस साल वो स्वदेशी उद्यमिता, स्वदेशी स्वावलंबी उद्यमिता सप्ताह मना रही है। और उत्तर प्रदेश में भी कानपुर प्रांत में बात हो रही थी, वहाँ 125 स्कूल्स में कार्यक्रम चल रहे हैं। तो युवाओं के बीच में ये बात जितनी जाएगी स्वावलंबी भारत की और उद्यमिता की, तो ये अपना अभियान सक्सेस होगा। क्योंकि बातें और भी हैं, लेकिन समय की भी बाध्यता है। स्वावलंबी भारत अभियान के साथ एक इसमें और बड़ा पहलू है MySBA का, क्योंकि डिजिटल आजकल का युवा पूरा डिजिटल उसमें समझता है। mysba.co.in पूरी अपनी वेबसाइट है, और उसमें इस तरह के रजिस्ट्रेशन भी शुरू हुआ है, जिसमें सब चीजें मतलब रजिस्टर्ड हो रही हैं। युवा 1-to-1 बात भी कर सकता है। अभी प्रशिक्षण वर्ग, जैसे अभी अभियान चल रहा है, वैसे पूर्णकालिक करीब इस पूरे अभियान में 90 पूर्णकालिक पूरे देश में अभी तक निकले हैं। उनका एक अभी वर्ग दिल्ली में अक्टूबर महीने में अभी 26, 27, 28 को होने वाला है। तो यहाँ से भी जो भी योजना होगी, जो भी होगा, वो जाएंगे। कुल मिलाकर स्वावलंबी भारत अभियान में उद्यमिता को कैसे हम बढ़ाएं और स्थानीय स्तर पर हम कैसे वहाँ के युवा को प्लग करें, ये हमारा और हमारे जो रोजगार सृजन केंद्र इस तरह से खुल रहे हैं, इसमें हमारी भूमिका रहेगी। मुझे लगता है कि जो उद्देश्य लेकर ये अभियान खड़ा हुआ है, समृद्धि युक्त और पूर्ण रोजगार भारत का निर्माण, जरूर सफल होंगे।